गुड इवनिंग गाइस, इस लेक्चर आरएस में आपका स्वागत है। तो दोस्तों, अपन चर्चा कर रहे थे राजस्थान के इकोनॉमिक सर्वे के बारे में। ठीक है। आज अपन अपना सेकंड लेक्चर चर्चा करेंगे कृषि और जो कृषि से रिलेटेड जो सेक्टर है, क्षेत्र है, उनके बारे में। तो शुरू करते हैं आज के पहले टॉपिक से। तो सबसे पहले अपन चर्चा करेंगे कृषि से रिलेटेड जो कृषि का सकल राज्य मूल्य वर्धन है, अर्थात जीएसवी है, ग्रोस स्टेट वैल्यू एडिशन है, उसके बारे में बात करते हैं। तो गाइस, कृषि का अपना जो जीएसवीए है, वो प्रचलित मूल्यों के आधार पर 26.72% है। वही स्थिर मूल्यों के आधार पर ये 36.21% के आसपास है। दोनों में सेम है, 26 और 26, याद करने में आसानी होगी। यहाँ पर 72% दे रखा है और यहाँ पर 21% दे रखा है। स्थिर मूल्यों के आधार पर अपना जीएसवीए है एग्रीकल्चर में, वो 3.82 लाख करोड़ रुपए के आसपास है। प्रचलित मूल्यों के आधार पर 2.05 लाख करोड़ रुपए है। वृद्धि दर की बात करें गाइस, तो कृषि क्षेत्र में जो अपनी वृद्धि दर रही है वो 9.99% की रही है। वही सकल जो अपना स्थिर मूल्यों के आधार पर बात करें तो 3.86% की यहाँ पर वृद्धि दर्ज की गई है। तो यहाँ पे इंपॉर्टेंट बात है ध्यान रखने वाली कि कृषि का जो जीएसवीए है वो प्रचलित मूल्यों के आधार पर तो 26.72% है और स्थिर मूल्यों के आधार पर 26.21% है। गाइस, राजस्थान की लगभग 75% आबादी है वो गाँव में निवास करती है। आज भी लोग शहरों में कम रहते हैं और गाँव में भी लगभग अपनी देश की राजस्थान की जो 62% आबादी है वो कृषि पर निर्भर है। ठीक है, अर्थात अभी भी लोग एग्रीकल्चर में अपनी आजीविका कमाते हैं, एग्रीकल्चर से ही वो अपना जीवन यापन करते हैं। अब आगे देखते हैं कृषि के क्षेत्र में जो कृषि के जो उप क्षेत्र है, जैसे पशुधन, फसल, वानिकी और जो मत्स्य है, फिशिंग सेक्टर है, उनके बारे में। पशुधन है वो राजस्थान में एग्रीकल्चर में प्रथम स्थान पर आता है। पशुधन का राजस्थान का योगदान है 48.58% के आसपास। भाई फसल है वो सेकंड नंबर पर आती है जो कि 44.53% अपना योगदान रखती है। वानिकी में राजस्थान है वो 6.40% उत्पादन करता है और मत्स्य में है 0.49%। राजस्थान एक रेगिस्तानी इलाका है, यहाँ पर जल थोड़ा कम है, इस वजह से यहाँ पर मछली वगैरह आप कमी देखेंगे, नदियां वगैरह यहाँ पर नहीं है। तो जो मछली का उत्पादन है यहाँ पर नगण्य रूप से होता है। तो गाइस, राजस्थान में जो पशुधन है वो अपने प्रथम स्थान पर है, इसका सर्वाधिक योगदान है। लेकिन पशुधन में जो वृद्धि दर है वो राजस्थान में न्यूनतम है। ठीक है। वही मत्स्य सेक्टर में जो राजस्थान की भागीदारी है वो सबसे कम है, लेकिन इसकी वृद्धि है वो सर्वाधिक है। ठीक है। तो कृषि क्षेत्र में पशुधन है वो फर्स्ट नंबर पर, एग्रीकल्चर फसल है वो सेकंड नंबर पर, वानिकी है वो थर्ड नंबर पर और मत्स्य है वो फोर्थ नंबर पर आता है। आगे देखते हैं, राजस्थान में पशुधन है उसको भी अलग अलग क्षेत्रों में बांटा गया है। पशुधन में क्या क्या आ जाता है, जैसे दूध, अंडे, मांस, मछली आदि कुछ आ जाता है। तो दूध में राजस्थान का योगदान है वो 80.64% है, अर्थात राजस्थान में जो पशुधन में जो दूध उत्पादन होता है वो 80.64% के आसपास होता है। वहीं अन्य सेक्टर का योगदान है वो 12.38% है। पोल्ट्री सेक्टर है जो मुर्गी पालन है वो है 6.35%, अर्थात 6.35% है। और राजस्थान में अंडों का उत्पादन होता है वो 0.64% के आसपास होता है। ठीक है। दूध है वो फर्स्ट नंबर पे आता है 80.64, अंडे है 0.64, पोल्ट्री है वो 6.35 और अन्य सेक्टर आ जाते हैं 12.38% के साथ अपना योगदान देते हैं। अब अपन चर्चा करते हैं भू उपयोग के बारे में। भूमि का उपयोग क्या कुछ है राजस्थान में। तो गाइस, राजस्थान का जो कुल क्षेत्रफल है वो 3,42,000 के आसपास है, 342.81 लाख हेक्टेयर है। ठीक है। शुद्ध बोया गया क्षेत्रफल है राजस्थान में वो 184.23 लाख हेक्टेयर है। राजस्थान की भूमि को जो सांख्यिकी के आंकड़े हैं 2022-23 के, उसके अनुसार डिवाइड करें तो यहाँ पर वानिकी का योगदान है वो है 8.09%। कृषि के अतिरिक्त जो अन्य उपयोगी भूमि है उसका योगदान है 5.92%, लगभग 6% के आसपास। ऊसर भूमि है जहां पर कृषि नहीं की जा सकती, उसका योगदान है
वो है 6.89%। कितनी है? 6.89%, जिस पर एग्रीकल्चर नहीं की जाती। में स्थायी चारागाह है, राजस्थान में जो चारागाह की खेती है वो 4.82% है, 4.82%, लगभग 5% के आसपास है। वही राजस्थान में वृक्ष के झुंड है और बाग है वो सबसे कम है, 0.09%। बंजर भूमि है राजस्थान की वो 10.39% है, 10.5% के आसपास है। फिर अन्य चालू पड़त भूमि है वो 5.68% है। चालू पड़त भूमि है वो 4.38% है, और अन्य चालू पड़त भूमि है वो 5.68% है। शुद्ध बोया गया क्षेत्रफल है वो 53.74% है, जो कि 184.23 लाख हेक्टेयर के बराबर है। ठीक है गाइस, इसमें सबसे ज्यादा योगदान है शुद्ध बोया गया क्षेत्रफल का। और फिर आ जाता है अपनी जो वृक्षों के झुंड और जो बाग है उसका अनुपात लगभग 0.09% के आसपास। सेकेंड नंबर पर आ जाती है राजस्थान में सर्वाधिक योगदान में, नीचे से बात करें तो शुद्ध बोए गए क्षेत्र के बाद में बंजर भूमि आ जाती है 10.39%, और फिर आ जाता है अपनी वानिकी 8.09%। अपन चर्चा करेंगे राजस्थान में प्रचलित जोतों के बारे में। तो दोस्तों यहाँ पर कृषि गणना की बात हो रही है 2010-11-12 की, तुलना की जा रही है 2015-16 से। तो कुल प्रचलित जोतों की संख्या की बात करें तो राजस्थान में 2011-12 में कुल प्रचलित जोत थे 68.88 लाख हेक्टेयर, जो कि 76.55 लाख हेक्टेयर हो गया, अर्थात 11.44% की यहाँ पर आप वृद्धि देख सकते हैं। कुल जोतों का क्षेत्रफल है 211.36 लाख हेक्टेयर है, जो कि बढ़कर यहाँ पर कमी हुई है 208.73 लाख की, जहां पर कमी देखी गई है 1.24% की यहाँ पर कमी आई है। वहीं दोस्तों भूमि जोतों का जो औसत आकार है उनमें भी आप कमी देखेंगे 11.7% की। यह 2011 10-11 में था 3.07%, और 2015-16 में हो गया 2.73 लाख हेक्टेयर। कुल महिला प्रचलित भूमि जोतों के बारे में बात करें तो इनमें वृद्धि हो गई है, जो कि बढ़कर हो गया है 41.94%, लगभग 42% के बराबर हो गया है। ये क्या था कि 2010-11 में जो महिला जोतों की संख्या थी, जो लाख हेक्टेयर था, वो था 5.46 लाख हेक्टेयर था, जो कि बढ़कर 7.75 लाख हेक्टेयर हो गया। यहाँ पर सर्वाधिक वृद्धि देखी गई है महिला जोतों में। दोस्तों क्या है कि जो गांव के लोग हैं वो कमाने के लिए शहर आ जाते हैं, और जो महिलाएं पीछे गांव में बच जाती हैं, वो खेती भी देखते हैं, घर परिवार भी देखती हैं, तो खेती उनकी जिम्मेदारी पर आ जाती है। इस कारण महिला जोतों की संख्या है वो आप लगातार बढ़ती हुई देखेंगे। महिला भूमि जोतों की संख्या में भी वृद्धि हुई है, लगभग 24.44% की यहाँ पर आप वृद्धि देखेंगे। तो 2010-11 में ये 13.30 लाख हेक्टेयर था, जो कि 2015-16 में बढ़कर हो गया था 16.55 लाख हेक्टेयर। ठीक है, यहाँ पर आप देख सकते हैं चार्ट में सर्वाधिक कमी हुई है राजस्थान में महिला इसमें जोतों की संख्या में। तो कुल जोतों की संख्या है उनका क्षेत्रफल तो घट गया है, और महिला जोतों की कुल संख्या है वो बढ़ी है। अब नेक्स्ट देखते हैं सीमांत किसान क्या कुछ उनके क्षेत्र में आता है, उनके कुल जोत क्या है उनके बारे में। दोस्तों सीमांत किसानों के पास कुल जोत है वो 40.42% है, सॉरी 40.12% है। क्षेत्रफल वृद्धि हो गई है यहाँ पर 19.79 की, अर्थात लगभग 20% की यहाँ पर आप वृद्धि देख सकते हैं, जो कि सर्वाधिक वृद्धि हुई है। यहाँ पर महिला जोतों की संख्या में भी वृद्धि हुई है 49.55%। लघु किसान है उनका जो कुल जोत है वो 21.90% है, लगभग 22% के आसपास, और क्षेत्रफल वृद्धि हुई है यहाँ पर 10.50% की। महिला का योगदान है लघु किसानों में 20.77%। स्मॉल जो सेमी अपने मीडियम किसान है उनके 18.50% योगदान है, 5.67% की यहाँ पर आप वृद्धि देख सकते हैं क्षेत्रफल में। और महिला जोतों का यहाँ पर आकार देख सकते हैं आप लगभग 15% के आसपास, 14.97। जो मीडियम किसान है उनका कुल जोत है 14.79, यहाँ पर कमी आई है 13.30% की यहाँ पर कमी आई है।
और महिला जोतों की यहाँ पर संख्या है 11.74%। वही बड़े जो लार्ज किसान है उनका जो कुल जोत है वो 4.69% है, लगभग 5% के बराबर या 4.5% मान सकते हैं। यहाँ पर भी 0.27% की कमी आई है और महिला जोतों की यहाँ पर संख्या है 2.97%, लगभग 3% के आसपास। तो सर्वाधिक कमी देख सकते हैं आप जो बड़े किसान हैं, जो बड़े किसान हैं उनके जोतों में और उनके परसेंटेज में आप कमी देख सकते हैं। और सर्वाधिक जो वृद्धि देख सकते हैं आप सीमांत किसानों के योगदान में देख सकते हैं। तो बड़े जोत हैं वो कम हो रहे हैं और जो सीमांत जोत है वो बढ़ते जा रही है, ऐसा क्यों है? तो गाइस एग्जाम्पल के लिए मान लीजिए कोई ए नाम का पर्सन है, इसके पास 2 एकड़ जमीन है। अब इसके 2 बच्चे हैं बी और सी। इन दोनों बच्चों में इन्होंने अपनी जमीन बांट दी, तो ये 1 एकड़ जो 2 एकड़ जमीन थी वो 1 एकड़ बी के पास आ जाएगी, 1 एकड़ सी के पास आ जाएगी। तो ये भूमि है उसका डिग्रेडेशन हो गया, ये टूट गई, इसको टुकड़ों में बांट दिया, तो ये दोनों सीमांत किसान हो गए, इनके पास कम जमीन है। तो ऐसे जो जमीन है वो टुकड़ों में बट रही है और सीमांत किसानों की संख्या है वो बढ़ रही है और जो बड़े किसान है उनकी संख्या है वो कम हो रही है। दोस्तों कुछ फैक्ट के बारे में और देख लेते हैं यहाँ पर। 2010-11 की तुलना में 2015-16 में राजस्थान में जो सभी आकार के वर्ग की जो जोत है, जो महिला जोतों की संख्या है उनमें वृद्धि देखी गई है। 2010-11 से 2015-16 की तुलना करें तो सीमांत, लघु और अर्ध मध्यम जो किसान है इनके जोतों में वृद्धि देखी गई है और बड़े किसान आकार की जो जोत है उनमें कमी देखी गई है। वही 2015-16 से 2010-11 की तुलना करें तो जो इनमें जो महिला भूमि जोतों की संख्या थी वो 2010-11 में 13.30 लाख हेक्टेयर थी, जो कि 15-16 में 16.55 लाख हेक्टेयर हो गई है बढ़कर। अर्थात महिला जोतों की जो कुल भूमि संख्या है वो 24.44% हो गई है। अब अपन चर्चा करेंगे कृषि उत्पादन के बारे में। मतलब राजस्थान में फसलों में, खरीफ की फसलों में आदि में राजस्थान का क्या कुछ योगदान रहा, कहाँ कमी और कहाँ वृद्धि। राजस्थान का कुल खाद्यान्न उत्पादन है वो 245.01% है। तो पूछ लिया जाता है कि राजस्थान का कुल खाद्यान्न उत्पादन कितना है, ये है 245.01 लाख मेट्रिक टन है। यहाँ पर कमी हो गई है पिछले साल की अपेक्षा 3.08% की। एक खरीफ खाद्यान्न है उसमें राजस्थान का जो उत्पादन रहा है वो 89.83 लाख मेट्रिक टन रहा है, इसमें भी कमी हो गई है 18% की। रबी खाद्यान्न उत्पादन है वो राजस्थान में 155.18 लाख मेट्रिक टन है। अर्थात खरीफ की फसल से ज्यादा अपन रबी की जो खाद्यान्न उत्पादन है वो ज्यादा उत्पादित करते हैं। रबी में आप 8.37% की वृद्धि देख सकते हैं। राजस्थान का अनाज है वो 208.61 लाख मेट्रिक टन है। दलहन में योगदान है राजस्थान का 36.40%, 36.40 लाख मेट्रिक टन। तिलहन है राजस्थान में 101.24 लाख मेट्रिक टन, यहाँ पर भी 2.10% की कमी हुई है। वही गन्ना है वो 3.28 लाख मेट्रिक टन का उत्पादन हुआ है राजस्थान में, जहाँ पर 4.13% की वृद्धि देखी गई है। कपास है वो राजस्थान में 26.21 लाख मेट्रिक टन उत्पादन हुआ है 2023-24 में, जहां पर 5.58% की आप कमी देख सकते हैं। ठीक है, तो दोस्तों राजस्थान में जो खाद्यान्न उत्पादनों में जो फसल उत्पादन में वृद्धि हुई है वो सिर्फ 2 जगह हुई है। एक तो रबी के जो खाद्यान्न उत्पादन है उसमें, एक है जो गन्ना की जो खेती होती है उसमें। इसके अलावा सभी में इस साल जो 2023 से 24 है तो डेटा है वहां पर इनमें सब में कमी आई है। अब देख लेते हैं राजस्थान का प्रथम स्थान कौन से फसलों में राजस्थान उत्पादन करता है, जो इसमें प्रथम स्थान रखता है। गाइस राजस्थान बाजरा, सरसों, कुल तिलहन और गवार में अपना प्रथम स्थान रखता है। सबसे ज्यादा इनका उत्पादन राजस्थान में होता है। राजस्थान का दूसरा मूंगफली और जो पोषक अनाज है उसमें राजस्थान सेकंड नंबर पर आता है। चना, कुल दलहन, ज्वार और सोयाबीन में राजस्थान का स्थान है वो तीसरे नंबर पर आता है। दोस्तों तिलहन की फसलों के बारे में बात करें तो ये रबी और खरीफ दोनों में इनका उत्पादन होता है। खरीफ की फसलों के बारे में बात करें तिलहन में तो इसमें आ जाता है तिल, मूंगफली, सोयाबीन और अरंडी।
ये है रबी की फसलें हैं तिलहन में, सॉरी खरीफ की फसलें हैं, और रबी की फसलों में आ जाती है राई, सरसों, तारामीरा और अलसी। ठीक है, तो पूछ लिया जाए कि तारामीरा क्या रबी की फसल है, तो यस तारामीरा रबी की फसल है। और अरंडी क्या रबी की फसल है, अरंडी रबी की फसल नहीं है, ये है अपनी खरीफ की फसल। ठीक है, ये पूछ लिया जाता है, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट। आगे देखते हैं दोस्तों, ये सारणी है, इसमें आप देख सकते हैं कि राजस्थान का कौन सी फसल में कौन सा स्थान है, इसके बाद में कौन सा जिला राज्य आता है, फिर कौन सा। और यहाँ पर दे रखा है राजस्थान का देश में कुल उत्पादन में कितना योगदान है। दोस्तों राजस्थान है वो बाजरा उत्पादन में प्रथम स्थान पर आता है देश में, और कुल उत्पादन करता है 38.98, लगभग 39% के आसपास योगदान देता है। राजस्थान के बाद में उत्तर प्रदेश और फिर हरियाणा का स्थान आता है। सरसों में राजस्थान का प्रथम स्थान आता है, और फिर मध्य प्रदेश, और थर्ड नंबर पर हरियाणा आता है। राजस्थान 46.63% सरसों का उत्पादन करता है। पोषक अनाज में कर्नाटक प्रथम स्थान पर है, राजस्थान सेकंड पर, और महाराष्ट्र वो तीसरे स्थान पर आता है। लगभग राजस्थान का योगदान है 13.89%। वही 22.25% के साथ राजस्थान कुल तिलहन उत्पादन में प्रथम स्थान पर है, सेकंड पर मध्य प्रदेश और तीसरे पर गुजरात का नाम आता है। दलहन उत्पादन में राजस्थान का तीसरा स्थान है, तो प्रथम स्थान पर मध्य प्रदेश और सेकंड नंबर पर महाराष्ट्र आता है। राजस्थान में कुल दलहन उत्पादन होता है 14.51%। मूंगफली में राजस्थान का दूसरा नंबर आता है, प्रथम स्थान पर मूंगफली गुजरात में होती है और तीसरे स्थान पर तमिलनाडु में। राजस्थान में लगभग 70% मूंगफली का उत्पादन होता है। चने में राजस्थान का तीसरा स्थान आता है, प्रथम स्थान पर महाराष्ट्र और दूसरे नंबर पर मध्य प्रदेश आता है। दोस्तों चने का स्थान है वो 19.28% रहता है। ज्वार और सोयाबीन में राजस्थान का तीसरा स्थान है। ज्वार में महाराष्ट्र पहले पे और कर्नाटक दूसरे में। सोयाबीन है वो महाराष्ट्र प्रथम पर और मध्य प्रदेश तीसरे स्थान पर रहता है। ज्वार उत्पादन में राजस्थान का योगदान है 12.67%, वही सोयाबीन के उत्पादन में 7.12% का योगदान है। गवार उत्पादन में राजस्थान है वो प्रथम स्थान पर रहता है और 87.69% है वो राजस्थान में गवार का उत्पादन होता है। मतलब कहने का है कि लगभग जो गवार का उत्पादन होता है वो राजस्थान में होता है। देख लेते हैं राजस्थान के जलवायु क्षेत्र। तो दोस्तों राजस्थान के कुल जो जलवायु कृषि जलवायु क्षेत्र है वो टोटल 10 है। ठीक है, टोटल 10 प्रदेश है राजस्थान के। फसलों के आधार पर राजस्थान को जो जलवायु कृषि के जो क्षेत्र हैं उनको 10 भागों में बांटा गया है। राजस्थान का जो मरुस्थलीय क्षेत्र है वो 61% है और दक्षिणी पूर्वी क्षेत्र है वो 39% है। राजस्थान का पहला जो मरुस्थलीय जो कृषि जलवायु क्षेत्र है उसके बारे में बात करें तो राजस्थान का पहला पश्चिमी भाग ले लेते हैं। पश्चिमी भाग में राजस्थान का शुष्क पश्चिमी मैदानी क्षेत्र आता है, जिसे फर्स्ट ए के नाम से जाना जाता है। इसमें आता है बाड़मेर, जोधपुर ग्रामीण, फलोदी, जोधपुर और बालोतरा जिले प्रमुख रूप से आते हैं। यहाँ पर बाजरा, मोठ, तिल, गेहूं, सरसों और जीरे का उत्पादन होता है। वहीं अपना उत्तर पश्चिमी संचित क्षेत्र है जहां पर सिंचाई वगैरह कर ली जाती है। संचित मैदानी क्षेत्र है फर्स्ट बी, इसमें गंगानगर, हनुमानगढ़ और अनूपगढ़ आ जाते हैं। यहाँ पर इंदिरा गांधी नहर से सिंचाई हो जाती है, इस कारण यहाँ पर कपास, गंवार, गेहूं, सरसों, चने का उत्पादन हो जाता है। तो तीसरे नंबर पर आता है अति शुष्क आंशिक संचित पश्चिमी मैदानी क्षेत्र, जो ज्यादा शुष्क है और यहाँ पर आंशिक रूप से सिंचाई हो जाती है। फर्स्ट सी आता है, इसमें बीकानेर, जैसलमेर और चूरू आते हैं। यहाँ पर बाजरा, मोठ, गंवार, गेहूं, सरसों और चने का उत्पादन होता है। आगे आता है स्थलीय जलोत्सर्ग के अंतर्वर्ती मैदानी क्षेत्र, ये सेकंड ए के तहत आता है। इसमें सिक्कर, नीम का थाना, नागौर, झुंझुनू, चूरू, डीडवाना और कुचामन का क्षेत्र आता है। गाइस यहाँ पर रबी की फसल है वो सरसों और चने का उत्पादन होता है। वही बाजरा, गवार और दलहन है वो खरीफ की फसलें हैं जहां पर इनका उत्पादन होता है। लूनी नदी का अंतर्वर्ती मैदानी क्षेत्र है वो सेकंड बी में आता है। जो लूनी नदी बहती है उस क्षेत्र को यहाँ पर देख सकते हैं आप, वो जिले यहाँ पर आएंगे जिनमें जालोर, सांची, पाली, सिरोही और ब्यावर का नाम आता है। ये जिले हैं जहां पर
लूनी नदी का अंतर्वर्ती मैदानी कृषि क्षेत्र आता है। वही अर्ध शुष्क पूर्वी मैदानी क्षेत्र की बात करें कृषि क्षेत्र की, तो ये थर्ड में आता है। अर्ध शुष्क पूर्वी मैदान, राजस्थान का जो पूर्वी मैदान है वो यहाँ पर देख सकते हैं। इसके जिले हैं जयपुर, जयपुर ग्रामीण, अजमेर, ब्यावर, दौसा, टोंक, दुदू, केकड़ी, खेरथल, तिजारा, कोटपुतली और बहरोड, ये मुख्य रूप से आते हैं। यहाँ पर बाजरा, गंवार, तिल, गेहूं, सरसों और चने की खेती होती है। जो सातवां कृषि जलवायु क्षेत्र है राजस्थान का, वो है बाढ़ संभाव्य पूर्वी मैदानी क्षेत्र, थर्ड बी में, जहाँ पर बाढ़ की संभावना रहती है। ये चंबल नदी वाला इलाका है, जिसमें अलवर, भरतपुर, धौलपुर, करौली, सवाई माधोपुर, डिग, गंगापुर सिटी प्रमुख रूप से आती है। इसके अलावा अर्ध आर्द्र दक्षिणी मैदानी क्षेत्र, अब ये 3 क्षेत्र बच रहे हैं, वो दक्षिण से आएंगे, जिसमें अर्ध आर्द्र दक्षिणी मैदानी क्षेत्र है। इसमें आता है भीलवाड़ा, राजसमंद, चित्तौड़गढ़, उदयपुर, सिरोही का कुछ भाग तथा सापुरा जिला प्रमुख रूप से आता है। यहाँ पर मक्के का उत्पादन होता है मुख्य रूप से। इसके अलावा दलहन और ज्वार का उत्पादन होता है, और गेहूं और चने का, रबी की फसलों का उत्पादन होता है। वहीं आर्द्र दक्षिणी मैदानी क्षेत्रों के बारे में बात करें, तो ये आर्द्र इलाके हैं जिसमें डूंगरपुर, बांसवाड़ा, प्रतापगढ़, चित्तौड़गढ़ का जो बड़ी सांदनी तहसील है वो, तथा सलंगुर इलाका आता है। यहाँ पर मक्का, धान, ज्वार, उड़द, गेहूं, चने की खेती होती है। लास्ट है आर्द्र दक्षिणी पूर्वी मैदानी क्षेत्र। गाइस यहाँ पर कोटा, बूंदी, बारा, झालावाड़ का क्षेत्र आता है, जो कि आर्द्र है। यहाँ पर ज्वार और सोयाबीन की खेती की जाती है, गेहूं और सरसों की खेती होती है साथ में। तो जो मक्का की खेती होती है वो मुख्य रूप से अर्ध आर्द्र दक्षिणी मैदानी और आर्द्र दक्षिणी मैदानी क्षेत्रों में होती है, और सोयाबीन की खेती होती है वो आर्द्र दक्षिणी पूर्वी मैदानी क्षेत्रों में होती है। अब अपन चर्चा करेंगे राजस्थान में कृषि विभाग द्वारा शुरू की गई कुछ महत्वपूर्ण योजनाओं के बारे में। दोस्तों, इकोनॉमी सर्वे में जो पहली योजना दे रखी है वो है मुख्यमंत्री बीज स्वावलंबन योजना। ठीक है, तो मुख्यमंत्री बीज स्वावलंबन योजना है, इसे 2017 में शुरू किया गया था। इसे प्रारंभ में राजस्थान के 3 कृषि जलवायु क्षेत्रों में लागू किया गया था, जिनमें कोटा, भीलवाड़ा और उदयपुर का नाम प्रमुख है। बाद में गाइस 2017-18 में इसे पूरे राज्य में लागू कर दिया गया, अर्थात राजस्थान के जो कुल 10 कृषि जलवायु क्षेत्र हैं वहां पर इसको लागू किया गया। इसके उद्देश्य के बारे में बात करें तो ये कृषकों द्वारा स्वयं के खेतों में अच्छी किस्म के बीजों के निर्माण को बढ़ावा देता है। इस योजना में गाइस गेहूं, जौ, चना, ज्वार, सोयाबीन, मूंग, मोठ, उड़द, मूंगफली को 10 वर्ष से कम अवधि तक की जो पुरानी बीज उत्पादन है, इनको इसमें शामिल किया गया है। नेक्स्ट योजना है शून्य बजट प्राकृतिक खेती के बारे में। जो नेचुरल बजट फार्मिंग है, एग्रीकल्चर फार्मिंग है, उसके बारे में। तो गाइस इसे राजस्थान में 2019-20 का जो बजट था उसमें शुरू किया गया था, और शुरू में ये राजस्थान के 3 जिलों में शुरू की गई थी, टोंक में, बांसवाड़ा में और सिरोही में। ठीक है, वर्तमान में ये राजस्थान के 15 जिलों में चलाई जा रही है। दोस्तों, जो शून्य बजट खेती है, इसके जो विकास करता है, जिन्होंने इसे शुरू किया था, उनका नाम है सुभाष पालेकर। साथ इसके जन्मदाता है वो है सुभाष पालेकर। ये खेती सर्वप्रथम महाराष्ट्र में शुरू की गई थी। इसमें क्या होता है, जो खेती में जो लागत होती है उसमें कमी आएगी, और खेती में जो रासायनिक खादों का उपयोग किया जाता है उससे खेती को मुक्त करने के लिए ऑर्गेनिक जो खाद होती है उसका इसमें प्रयोग किया जाता है, ताकि जो मिट्टी की गुणवत्ता है और अपनी हेल्थ है वो ठीक से बनी रहे। अगली योजना है प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना। दोस्तों, यहाँ पर ध्यान रखने वाली बात है कि ये योजना किसके द्वारा चलाई जा रही है। तो इसका नोडल विभाग है उद्यानिक विभाग। ठीक है, कृषि सिंचाई योजना है, लेकिन ध्यान रखना ये उद्यानिक विभाग द्वारा चलाई जा रही है। ये केंद्र प्रायोजित योजना है, जिसमें केंद्र सरकार 60 रुपए देती है और राज्य सरकार 40 रुपए देती है। इसमें कृषि सिंचाई का विस्तार किया जाता है। आगे है बीज मिनी किट के बारे में। दोस्तों, बीज मिनी किट है जो कृषक महिला है, जो महिला कृषक है, इनको निःशुल्क बीज मिनी किट प्रोवाइड करवाए जाते हैं, ताकि जो नवीन किस्म की फसलें हैं उनको लोकप्रिय बनाया जा सके और उनकी खेती की जा सके।
नेक्स्ट योजना है सूक्ष्म पोषक तत्वों के बारे में। सूक्ष्म पोषक तत्व मिनीकट योजना। दोस्तों इसमें किसानों को 90% अनुदान पर सूक्ष्म पोषक तत्व मिनीकट उपलब्ध करवाए जाते हैं। ये मिनीकट उपलब्ध करवाए जाते हैं मृदा स्वास्थ्य कार्ड अनुशंसा के आधार पर। इसमें फसल उत्पादन में जो सूक्ष्म पोषक तत्व हैं उसका उपयोग बढ़ाना इसका प्रमुख उद्देश्य है। अगली योजना है राष्ट्रीय कृषि विकास, राष्ट्रीय कृषि विस्तार एवं तकनीकी मिशन के बारे में। इसमें केंद्र राज्य का अनुपात है 60:40 का। गाइस इसमें किसानों को उचित तकनीक जो टेक्नोलॉजी है वो प्रोवाइड की जाती है। साथ ही कृषि विज्ञान की जो अच्छी पद्धति है उनका हस्तांतरण किया जाता है ताकि खेती को बढ़ावा दिया जा सके। इसके 3 उप मिशन है जिनका नाम है कृषि विस्तार पर उप मिशन, बीज व रोपण सामग्री पर उप मिशन और कृषि यंत्रीकरण पर उप मिशन। ठीक है। अगली योजना है राष्ट्रीय सतत खेती मिशन। दोस्तों इसमें केंद्र राज्य का अनुपात है 60:40। जो भी केंद्र प्रायोजित योजना है उनमें मोस्टली केंद्र का और 4 राज्य का अनुपात होता है 60:40। अगर आपको क्वेश्चन नहीं आ रहा है और आपको तुक्का लगाना हो तो 60:40 आंखें बंद करके लगा सकते हैं। तो सतत खेती मिशन है, इसमें लगभग 5 योजनाओं को मिलाकर यह योजना शुरू की गई है। इसमें राष्ट्रीय सूक्ष्म सिंचाई मिशन, राष्ट्रीय जैविक खेती परियोजना, राष्ट्रीय मृदा स्वास्थ्य उर्वरकता प्रबंधन परियोजना और वर्षा आधारित क्षेत्र विकास कार्यक्रम इसमें शामिल है। इसके 3 सब मिशन है। वर्षा आधारित क्षेत्र विकास, कृषि वानिकी पर उप मिशन। गाइस कृषि वानिकी पर उप मिशन है, इसे 2017-18 में शुरू किया गया था। इसके अलावा मृदा स्वास्थ्य कार्ड है वो भी इसी में आता है। मृदा स्वास्थ्य कार्ड को 2015 में शुरू किया गया था, 19/6/2015 को शुरू किया गया था। जो अपना सूरतगढ़ है श्री गंगानगर वाला, वहां से इस योजना को शुरू किया गया था। इसके बाद 19 फेब से जो मृदा स्वास्थ्य कार्ड है वो दिवस सेलिब्रेट किया जाता है। मृदा स्वास्थ्य कार्ड योजना है वो राजस्थान के सभी जो 352 ब्लॉक है वहां पर लागू है। अगली है प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना, सूक्ष्म सिंचाई योजना। सूक्ष्म सिंचाई योजना में भी केंद्र और राज्य का 60:40 का योगदान है। ये प्रति बूंद अधिक फसल का उत्पादन करती है। दोस्तों इसमें फसल उत्पादकता और गुणवत्ता बढ़ाने के लिए और साथ में पानी के बचाव करने के लिए जो लघु सिंचाई है इसमें ड्रिप सिंचाई पद्धति का प्रयोग किया जाता है। साथ ही फव्वारा सिंचाई पद्धति और प्रभावी जल प्रबंधन प्रणाली की व्यवस्था का प्रावधान इसमें किया गया है। नेक्स्ट योजना है राष्ट्रीय कृषि विकास योजना। दोस्तों इस योजना को जो 11वीं पंचवर्षीय योजना है उस दौरान शुरू किया गया था 2007-8 में। इसमें ये केंद्र प्रायोजित परियोजना है। इसमें प्राकृतिक संसाधनों के मुद्दे होते हैं उन पर तथा तकनीकी को ध्यान में रखते हुए कृषि क्षेत्र की योजनाओं को अधिक व्यापक रूप से तैयार करने के लिए इस योजना को शुरू किया गया है। इसके साथ ही खेती को आर्थिक गतिविधियों का मुख्य स्रोत बनाने के लिए यह योजना लाई गई है। कृषि क्षेत्र में निवेश को बढ़ाने के लिए भी यह योजना प्रमुख रूप से उत्तरदायी है, एग्रीकल्चर में इन्वेस्टमेंट बढ़ाने के लिए। इसके अलावा दोस्तों कृषि विभाग है उसके द्वारा जो कृषि जो एग्रीकल्चर एजुकेशन में जो छात्राएं हैं अगर वो एग्रीकल्चर एजुकेशन लेना चाहती है, शिक्षा कृषि शिक्षा लेना चाहती है तो उनको कृषि विभाग द्वारा प्रोत्साहन दिया जाता है। कृषि विभाग है वो उच्च माध्यमिक जो अध्ययन करने वाली बालिकाएं हैं उच्च माध्यमिक विद्यालयों में उनको प्रतिवर्ष 15,000 रुपए की प्रति छात्रा को सहायता प्रोवाइड की जाती है। वही स्नातक और स्नातक कोर में अध्ययन करने वाली छात्रा को 25,000 रुपए और पीएचडी करने वाली छात्रा को 40,000 रुपए की सहायता की जाती है कृषि विभाग के द्वारा। ये है महिला प्रशिक्षण। दोस्तों ग्राम पंचायत स्तर पर जो महिला कृषक हैं उनको 1 दिन की ट्रेनिंग दी जाती है। ये 1 दिन की ट्रेनिंग है वो 30 महिला कृषकों को दी जाती है। इस हेतु प्रति प्रशिक्षण हेतु 3,000 रुपए की सहायता प्रोवाइड करवाई जाती है। ठीक है, 30 महिलाओं को 3,000 रुपए की सहायता प्रोवाइड करवाई जाती है।
भूमिहीन श्रमिकों की सहायता के लिए सरकार एक योजना लेकर आई है, जिसे 2022-23 में शुरू किया गया था। दोस्तों, इसमें राजस्थान कृषि संबल मिशन के अंतर्गत कृषि कार्यों में लगी हुई जो 2 लाख भूमिहीन किसान हैं, उनको हस्तचालित कृषि संयंत्र है, उनकी खरीद के लिए 5,000 रुपए प्रति परिवार अनुदान दिया जाएगा। ठीक है, कितने किसानों को? 2 लाख जो भूमि किसान, भूमि जिनके पास खेती नहीं है, उनको हाथों से चलने वाले जो कृषि यंत्र हैं, उनको खरीदने के लिए 5,000 रुपए दिए जाएंगे। जैसे रमेश है, रमेश को अगर कोई ट्रैक्टर, जो कृषि ट्रैक्टर खरीदना है या फिर कुछ और कृषि में यूज होने वाला कोई टूल्स खरीदना है, तो उसके लिए सरकार है वो प्रति परिवार 5,000 रुपए की सहायता प्रोवाइड करवाती है। इसके लिए सरकार ने 100 करोड़ रुपए का प्रावधान किया है। इसमें गाइस 2 दिन की ट्रेनिंग दी जाती है, ताकि जो किसान है जिसके पास भूमि नहीं है, उसका स्किल डेवलपमेंट हो सके और वह इसमें अपना काम कर सके। ये बात करते हैं तारबंदी के बारे में। दोस्तों, तारबंदी योजना है वो, जैसे कोई नील गाय हो गई या फिर आवारा पशु हो गए, वो फसल को नुकसान पहुंचाते हैं, तो बाढ़ बंदी करने के लिए खेत की, उसके लिए 2017-18 में राष्ट्रीय तिलहन मिशन तथा पाम ऑयल मिशन के तहत तारबंदी कार्यक्रम लाया गया था। बाद में 2022-23 में तारबंदी कार्यक्रम को राजस्थान फसल सुरक्षा मिशन के तहत लाया गया। तारबंदी का वित्त पोषण किया जाता है वो राज्य योजना तथा मुख्यमंत्री कृषि साथी योजना के तहत किया जाता है। इसमें तारबंदी हेतु जो लघु सीमांत किसान है, उसे लागत का 50% दिया जाएगा, अर्थात तो उसके 100 रुपए लगते हैं तो 50% है वो सरकार देगी। इसके अलावा अगर 50% नहीं देती है तो इसके अलावा सरकार क्या है, 40,000 प्रति किसान को देगी, या फिर 100 रुपए प्रति मीटर के आधार पर दिए जाते हैं। सीमांत किसान है उनको 60% दिया जाता है लागत का, या फिर 48,000 रुपए या फिर 120 प्रति मीटर की लागत से पैसे दिए जाते हैं। और वो किसान जिनके पास 10 किसानों का समूह, जिनके पास कम से कम 5 हेक्टेयर भूमि होनी चाहिए, उन किसानों को 70% दिया जाता है, या फिर 56,000 रुपए प्रति किसान, या फिर 140 प्रति मीटर अनुदान राशि दी जाती है, जो कि डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर के तहत दी जाती है, अर्थात किसान के खाते में डायरेक्ट सरकार पैसा ट्रांसफर कर देती है इसके तहत। ठीक है, नेक्स्ट योजना है राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन के बारे में। दोस्तों, राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन है वो गेहूं और दलहन पर शुरू किया गया था। इसे 2007-8 में शुरू किया गया था। यह एक केंद्र प्रवर्तित योजना है, केंद्र सरकार द्वारा चलाई जा रही है। इसमें भी वही 60-40 का अनुपात है। यह 2010-11 में राजस्थान के सभी जिलों में लागू कर दी गई थी, 33 जिलों में। वर्तमान में तो राजस्थान में 50 जिले हो गए हैं। गेहूं के लिए यह योजना 14 जिलों में लागू है, मक्का के लिए 5 जिलों में, और मोटा अनाज जो है उसके लिए 7 जिलों में लागू की जा रही है। दोस्तों, जो नेशनल फूड सेफ्टी मिशन है, उसमें न्यूट्री सीरियल मिशन के बारे में बात करें तो ये केंद्र प्रवर्तित योजना है, जिसे 2018-19 में शुरू किया गया था। इसमें प्रमाणित बीजों की वितरण, उनके उत्पादन तथा उत्पादन जो तकनीक है उसमें सुधार करने के लिए, जैविक उर्वरकों को बढ़ावा देने के लिए और समन्वित कीट प्रबंधन है उसमें किसानों को ट्रेनिंग देने के लिए यह योजना शुरू की गई थी। नेक्स्ट योजना है टीबी ओज मिशन के बारे में। दोस्तों, टीबी ओज है जिसे ट्री बोर्न तिलहन भी कहते हैं, वृक्ष जनित तिलहन। इसमें 6 तिलहन आते हैं जिनका नाम ध्यान रखना। इसमें जैतून, महुआ, नीम, जोजोबा, करुंजा, जटरोपा के लिए सहायता प्रोवाइड करवाई जाती है। अगली योजना है अगली योजना है परंपरागत कृषि विकास योजना। परंपरागत कृषि विकास योजना जिसे 2015 में सरकार के द्वारा शुरू किया गया था। दोस्तों, यह योजना है वो सतत कृषि राष्ट्रीय मिशन के तहत शुरू की गई है। इसमें मृदा स्वास्थ्य प्रबंधन पर मृदा जो अपनी जो मिट्टी है उसके हेल्थ पर ध्यान दिया जाता है। इसका लक्ष्य है जो ऑर्गेनिक फार्मिंग है, जैविक कृषि है, उसको बढ़ावा देना। इसमें उर्वरकों और कृषि रसायनों पर निर्भरता में कमी करते हुए पैदावार को बढ़ाने के साथ साथ जो मिट्टी की स्वास्थ्य क्षमता है उसमें सुधार करना है। दोस्तों, इसमें सहभागिता गारंटी प्रणाली के माध्यम से जैविक खेती को प्रोत्साहन दिया जाएगा। मोस्टली जो कृषि परंपरागत कृषि विकास परियोजना है जिसमें
परंपरागत रूप से जो एग्रीकल्चर खेती की जा रही थी उसी को बढ़ावा देना है, जो जैविक खेती है उसको। आगे है राष्ट्रीय बागवानी मिशन, जिसे 2005-6 में शुरू किया गया था। ये एक सेंटर सेक्टर स्कीम है जो राजस्थान के लगभग 24 जिलों में लागू है। इसमें विभिन्न फसलों को उत्पादन को ध्यान दिया जाता है, जैसे मसाले, फल, फ्रूट आदि होते हैं, उनके उत्पादन और उत्पादकता में वृद्धि के लिए यह योजना लाई गई थी। ये योजना है प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना। दोस्तों, प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना को 18 फरवरी 2016 में शुरू किया गया था। यह योजना चलाई जा रही है कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय के द्वारा। इसमें शामिल फसलों के बारे में बात करें तो इसमें खाद्यान्न फसलें, तिलहन फसलें, वाणिज्यिक अर्थात जो बागवानी फसलें हैं वो शामिल है। खाद्यान्न फसलों में गाइस इसमें मोटा अनाज, अनाज और दाल शामिल है। इसमें सरकार प्रीमियम राशि प्रोवाइड करवाती है। खरीफ के लिए 2%, रबी की फसल के लिए 1.5% और वाणिज्यिक और बागवानी फसल है इसके लिए 5% प्रोवाइड करवाती है। इसमें लगभग सभी खाद्यान्न और तिलहन फसलें शामिल हैं। दोस्तों, क्या होता है कि इसका उद्देश्य क्या है कि जो प्राकृतिक आपदाएं हैं या फिर कीट हैं जो फसल को नुकसान पहुंचाते हैं, उससे अगर फसल खराब हो जाती है तो किसानों की आय है वो गिर जाती है। उस किसानों की आय को स्थिर रखने के लिए यह योजना शुरू की गई है। इसके तहत राज्य निधि योजना लाई गई है। इसमें फसल कटाई प्रयोग करने वाले जो प्राथमिक कर्मचारी हैं उनको प्रीमियम दिया जाएगा तथा उनको प्रोत्साहित राशि का भुगतान किया जाएगा। यह जो प्रीमियम राशि है वो खरीफ की फसलों के लिए दी जाएगी, जिसमें 25% संचित क्षेत्रों में और 30% असंचित क्षेत्रों में अनुदान दिया जाएगा। ये आखिरी योजना है कुसुम योजना के बारे में। दोस्तों, कुसुम योजना है जिसका पूरा नाम है प्रधानमंत्री किसान ऊर्जा सुरक्षा माह उत्थान अभियान योजना, सौर ऊर्जा आधारित पंप परियोजना। इसे 22 फरवरी 2019-20 में शुरू किया गया था। इसमें गाइस जो 100 रुपए है, 100 रुपए में से 60% पैसा है तो सरकार देती है, जिसमें से 60 में से 30% पैसा है वो सेंट्रल गवर्नमेंट देती है और 30% पैसा वो स्टेट गवर्नमेंट देती है। बच गए 40% पैसे होते हैं वो किसान को खुद लगाने होते हैं। ठीक है दोस्तों, ये योजना है वो नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय जो अपना रिन्यूएबल एनर्जी मिनिस्ट्री है उसके द्वारा इसे क्रियान्वित किया जा रहा है। इसके घटक है भूमि पर स्थापित 10,000 मेगावाट के विकेंद्रीकृत ग्रिडों को नवीनीकरण ऊर्जा संयंत्रों के साथ जोड़ना। साथ ही गाइस इसमें 20 लाख सौर ऊर्जा चालित सोलर पंपों की स्थापना, जो कृषि पंप है उनकी स्थापना की गई है। ग्रिड से जुड़े लगभग 15 लाख सौर ऊर्जा चालित कृषि पंपों का यहाँ पर सौरीकरण भी किया गया है। इसका उद्देश्य किसानों को उनकी शुष्क भूमि पर और ऊर्जा उत्पादन क्षमता स्थापित करने के लिए और इसे ग्रिड को बचाने में सक्षम बनाना भी इसका मुख्य उद्देश्य है। कुसुम योजना कंपोनेंट बी है, उसके बारे में देखिए तो गाइस इसमें 3 HP में से 10 HP क्षमता तक के सौर ऊर्जा पंपा संयंत्रों की जो पंप संयंत्र है उनकी स्थापना यहाँ पर की जाएगी। साथ ही 7.5 HP की क्षमता के सौर पंप का अनुदान यहाँ पर भी दे हैं। जिन कृषकों के पास गाइस विद्युत सिंचाई कनेक्शन नहीं है, साथ ही जो डीजल आधारित पंप सेट पर निर्भर है, ऐसे किसानों को इस योजना में सौर ऊर्जा पंप संयंत्र लेने के पात्र हैं। ठीक है, इसके पात्र कौन है? जिनके पास विद्युत कनेक्शन नहीं है, साथ ही जो डीजल आधारित सौर पंप का सेट का जो उपयोग करते हैं वो इस योजना के पात्र हैं। इसका समय अवधि है वो 2026 तक है, 31 मार्च 2026 तक। ठीक है, तो ये अपन ने जाना जो योजनाएं हैं उनके बारे में। अब अपने एग्रीकल्चर का भी तो बहुत बड़ा लेक्चर है, ये इकोनॉमी सर्वे में जो दे रखा है एग्रीकल्चर से रिलेटेड। अपन कल चर्चा करेंगे जो एग्रीकल्चर मार्केटिंग है, कृषि विपणन, जल संसाधन, भूजल संसाधन, पशुपालन, डेयरी, सहकारिता, इनके बारे में। तो आज की वीडियो में इतना ही, कल फिर मिलते हैं। थैंक यू।